कि जी हाँ प्रतीक जी, काफ़ी टाइम से हम उनको एज स्पेस ऑफ एच टेक देख रहे हैं, लेकिन जैसा आप बिग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे इसको कि शायद इंटरनली ट्रांजिशन हुआ है तो कोई इतना शायद दिक्कत ना हो। अब आते हैं मार्केट के क्यूज़ पर। और देखिए मार्केट के क्यूज़ में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है। 2 हफ्ते पहले हम गिरे थे क्योंकि वो ग्लोबल गिरावट आई थी, वो जापानीज येन ट्रेड कैरी ट्रेड और वो बेकार में जो यूएस में नर्वसनेस आई थी रिसेशन फेस को लेकर, वो पूरे पलट गए। अब जो ग्लोबल क्यूज़ एकदम वन वे नेगेटिव थे, अब ग्लोबल क्यूज़ आपके लिए वन वे पॉजिटिव हो गए। और मैं तो ये मानता हूँ आशीष कि अगर वो हिंडनबर्ग वाला मामला नहीं आया होता तो इस समय हम ऑल टाइम हाई पर ऑलरेडी होते, क्योंकि हमारी मार्केट का टेक्सचर ऐसा था तो हमें कहता कि हम गिरते कम है चलते ज़्यादा हैं। तो वो हमारा अपना एक दिक्कत आ गई, उसकी वजह से हम शायद बीच में थोड़ा सा डिरेल हो गए थे मार्केट में, लेकिन अब वो वापस रेल पटरी पर आ गई है। वहाँ पर जैक्सन होल की जो सिंपोजियम है वो कल से शुरू हो रही है। और मार्केट क्या बेट करेगा? मार्केट बेट करेगा कि एक डविश बेट आएगा। और ये देखिए, ये मार्केट यूएस में इस तरीके से करता है, जब भी इस तरीके के बड़े फेड इवेंट्स होते हैं वो पहले डरा देता है कि देखिए अगर आप डविश नहीं हुए तो मार्केट बहुत गिर जाएगा। वो जैसे जापानीज मार्केट गिरा था, ऐसे हम भी वो पहले ही हो चुका है। तो फेड के लिए बहुत टफ होगा कि डविश ना साउंड करना। और हो सकता है कि इस बार तो फेड अनाउंस भी कर दे टाइमलाइन की कब पहला रेट कट करने वाले हैं। भारतीय मार्केट्स के लिए एक और अच्छी चीज़, ब्रेंट क्रूड गिर रहा है। अच्छा, ब्रेंट क्रूड दो वजह से गिरता है, या तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज हो या फिर इकोनॉमिक रिस्क हो। इस केस में क्या हो रहा है, चाइना का इकोनॉमिक रिस्क प्लस सीज फायर, तो दोनों हमारे लिए टेक्निकली पॉजिटिव है। तो इसके लिए ब्रेंट क्रूड को बड़ा पॉजिटिव मानेंगे। मेरा ये मानना है कि इस हफ्ते आप फोकस करें आईटी पर, कमोडिटीज़ पर, मेटल्स पर, ऑयल एंड गैस पर, इन सब पर। आईटी और कमोडिटी दोनों के लिए फॉलिंग डॉलर और फॉलिंग बॉन्ड यील्ड बड़ा पॉजिटिव है। इसके लिए ये स्टॉक्स नॉर्मली आउट परफॉर्म करते हैं। इसके लिए जैक्सन होल सिंपोजियम से पहले ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। और अगर आप 8 अगस्त का लो देखेंगे, वहाँ से निफ्टी आईटी 8% चल चुका है। 8%, जी हाँ। अभी करीब करीब टेक्निकली 8 या 9 ट्रेडिंग सेशंस हुए, वहाँ से 8% निफ्टी आईटी लोअर लेवल से चल चुका है। ये इस लेवल की अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी थी। और एक व्यू मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि आईटी आपका 25% होना चाहिए इस साल पोर्टफोलियो में, और हर डिप पर वहाँ बाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो गिरावट के रिस्क हैं ये सब प्राइस्ड इन है। प्लस अगर रिसेशन नहीं आया तो बड़ा पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस के नंबर्स इतने शानदार थे कि उसके बाद एक सेक्टर में एक बड़ी पॉजिटिविटी आई थी। तो इसके लिए हर डिप पर आईटी में बाय करें। सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आशीष इस समय है मेटल्स में। मेटल्स में रिस्क रिवॉर्ड इस समय सबसे अच्छा है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टिंग है वहाँ पर। और मेटल्स में जो ट्रेड होती है कि 5% का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 30-40% की ट्रेड के लिए प्ले करें आप। ये पॉसिबल है, स्पेशली अगर रेट कट्स आने शुरू हुए तो मेटल्स में एक ज़ोरदार तेज़ी आएगी अगर रेट कट्स आने शुरू हुए तो। और काफ़ी मेटल स्टॉक्स अभी भी अपने 52 वीक हाई से 10 से 20% नीचे। तो थोड़ी सी आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, थोड़ी सी आप सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखें। निफ्टी पर तो खैर अप्रोच है ही पॉजिटिव, लेकिन निफ्टी में एक दिक्कत क्या आ रही है, बैंक्स, बड़े बैंक्स वैल्यू जोन में है। बैंक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एचडीएफसी बैंक देख लें, एक्सिस देख लें, इंडसइंड देख लें, सारे के सारे स्टॉक्स, एसबीआई देख लें, सारे के सारे स्टॉक्स हैं वैल्यू जोन में। लेकिन प्रॉब्लम है नंबर्स। बैंकों को खुद नहीं पता कि इस सिचुएशन से कैसे उभरा जाए, जहां पर डिपॉजिट से पैसा निकलकर स्टॉक मार्केट में आ रहा है, कहीं और जा रहा है। तो उनके निम्स पर प्रेशर है और उनके डिपॉजिट्स पर प्रेशर है। तो जब तक ये समस्या है तब तक बैंकों में जो भी रैली होगी ना वो सस्पेक्ट होगी, वो रैली चलेगी नहीं। वो शॉर्ट कवरिंग बाउट्स आते रहेंगे। हो सकता है बीच बीच में 800 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली आ जाए, कभी भी आ सकती है वो, किसी भी दिन हो सकता है आज ही आ जाए। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, शॉर्ट कवरिंग बाउट्स आते रहेंगे। लेकिन असली जो रैली है वो इस समय आईटी में है, वो इस समय फार्मा में है, वो इस समय ऑयल एंड गैस में है, और वो इस समय कमोडिटी स्टॉक्स में। देखिए ये पॉकेट्स फिर खास तौर पे रडार पे। चलिए अब आज के समीकरण समझा देता हूं। आज मंगलवार है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की हम एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। फ्राइडे के अच्छे मूव्स के बाद कल शुरुआती अच्छे टिक्स थे, उसके बाद लार्जली वो फ्लैट लाइन के आसपास कंसोलिडेट करते रहे भारतीय बाजार दिन भर। और आज के लिए संकेत हैं कि हम 40-50 पॉइंट हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। पहले दिखा देता हूं आपको एशिया किस तरह से बिहेव कर रहा है। कल सुबह तो खैर एशिया बहुत मिला जुला था। आज भी हांगकांग और शंघाई, मतलब बेसिकली चाइना रिलेटेड मार्केट जो है वो ठंडे, बाकी सब जगह बढ़िया बाइंग है। 1/4 से लेकर 1.5% के बीच मजबूत एशिया। और उसके पीछे की वजह है बढ़िया सा यूएस का फिर से हैंडओवर। जब हम कल 3:30 बजे बंद हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, पर एक्चुअल सेशन की तेजी आपकी स्क्रीन पर आएगी ना। पहले यूएस की तेजी दिखाइए। आधे से 1.25% के बीच तीनों बेंचमार्क कल एक्चुअल सेशन में मजबूत थे।
तो फ्लैट थे, हम डाइजेस्ट करके गए थे, अच्छी तेजी बनी और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, तो हैंड ओवर बढ़िया है। एशिया रिस्पॉन्ड कर रहा है, हम फिर उस लिहाज से बड़ी सधी हुई शुरुआत करने के मूड में, उस तरह से रिजॉइस नहीं कर रहे, पर फिर भी हैंडओवर कैसा, यूएस से किस तरह के संकेत, ग्लोबल कैसा मूड, सब समझ लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, क्या क्या है रडार पे, कैसा मूड है? देखिए, मूड तो बहुत ही सुपर बुलिश है और यूएस मार्केट में और खासतौर पर इंडिया के लिए आप देखें तो क्रूड भी बहुत एक बढ़िया सेटअप बना रहा है। बहुत शानदार तेज़ी कल की हुई, तीनों इंडाइसेस आप इनमें चारों आप देखें, रसल को भी देखें तो वो भी बढ़िया बन गया है। अब केवल 1% S&P रह गया अपने लाइफ हाई से। वो चार्ट दिखाइए, कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था कल, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया तेज़ी बनी। कारण वही जो अभी अनुज बता रहे थे कि अब इतना होप हो गया कि कब कट होगा ये क्वेश्चन नहीं है, कितना कट होगा ये बताओ आप। 25 बेसिस पॉइंट होगा, 50 बेसिस पॉइंट होगा, साल भर में कितना होगा, इस पर लोग बैट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि कम से कम 75 बेसिस पॉइंट इस साल होना चाहिए कट। कुछ लोग कहते हैं नहीं 1% भी हो सकता है। इस पर डिस्कशन चल रहा है और जैक्सन होल वाली मीटिंग से अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा लग जाएगा कि फेड चेयरमैन का मूड क्या है। तो मार्केट उसको डिस्काउंटिंग दे रहा है और बढ़िया तेज़ी बन रही है। बॉन्ड यील्ड नीचे गिर रही है, उसको भी लग रहा है कि आने वाला है रेट कट। गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड से ही आप अंदाज़ा लगाएं तो वो भी अंदाज़ा लगा रहा है कि रेट कट होगा, डॉलर वीक होगा, तो गोल्ड में बहुत तेज़ी है, मेटल्स में तेज़ी आने की संभावना है। तो सेटअप मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। इंडिया के लिए और पॉजिटिव है कि क्रूड भी नीचे आ रहा है और क्रूड नीचे आने के पीछे ये है कि हमास और इजराइल के बीच समझौता होने की पूरी संभावना बन रही है। एंटनी ब्लिंकन वहाँ पहुँच गए, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने धमकी दी कि लास्ट चांस है, आप लोग समझौता करिए, ख़त्म करिए जो पिछले 6-8 महीने से चल रहा है। तो वहाँ से क्रूड पे भी एक दबाव बना, डिमांड भी उतनी चली। तो मैं कह रहा हूँ पूरा सेटअप बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और इसमें किसी भी बाज़ार को है तेज़ी की तरफ देखना चाहिए। तो नेट ये है कि बहुत सॉलिड है और इस हफ्ते कोई बहुत ऐसा डेटा नहीं आने वाला जिससे मार्केट चिंता करे। बस अच्छी कमेंट्री आएगी, बस इस हफ्ते वो भी में खैर फ्राइडे इस हफ्ते को की आएगी आएगी, तो हमारे हमको लिए मंडे technically को Monday के हम लिए। नेक्स्ट वीक उस पर रिएक्ट करेंगे। तो मंडे संडे फ्राइडे नाइट को हमको पता चलेगी। हाँ, ये है कि अगले से अगले हफ्ते में फिर वो मंथली डेटा आने लगेंगे, जो जॉब डेटा, मंथली रिपोर्ट, ये सब। लेकिन अभी उसमें समय है, अभी तो ये वाला हफ्ता बढ़िया चलना चाहिए। नीरज जी ने एक चीज़ मिस कर गए वैसे, नीरज जी, ग्लोबल क्यूज़ में क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर एलन मस्क चाहें तो हम उनको मिनिस्ट्री में ले लेंगे। अभी अभी एलन मस्क ने ट्वीट किया, आई एम विलिंग टू सर्व, आई एम विलिंग टू सर्व, आई एम विलिंग टू सर्व, उन्होंने बोला है। तो अगर अब मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बहुत मतलब काफ़ी तारीफ की थी उन्होंने। कुछ देर में तो थोड़ा ग्राफिक बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ तारीफ की थी इन्होंने और अब एलन मस्क कह रहे हैं आई एम विलिंग टू सर्व डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है उसकी, उनकी ट्वीट देखिएगा आप। वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ट्वीट दिखा दें एक बार, वो जो एलन मस्क ने ट्वीट किया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने न्योता दिया और सामने से वो बोल रहे हैं कि हाँ आई एम रेडी। लास्ट वीक के ट्विटर स्पेस का असर है। नहीं, वो तो खैर बहुत टाइम से इनका माउथपीस बन गए। बहुत खैर टॉपर अप की सेकंड प्लेट एक बार दिखा देता हूं। ग्लोब का हैंडओवर बहुत बढ़िया है, इक्विटीज का कोई इशू नहीं है। दूसरी तरफ कच्चा तेल वगैरह और नरम पड़ रहे हैं, वो भी हमारे लिए अच्छे समीकरण सब अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्रूड कहां से कहां कूल ऑफ होके खड़ा हुआ है। क्रूड के कूल ऑफ में ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि चाइना से ठंडी डिमांड। चाइना का अभी सुबह आया हुआ है जुलाई का अनएम्प्लॉयमेंट 17% पे, और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने दरों में कोई छेड़छाड़ भी नहीं करा। इसीलिए एशिया में सिर्फ शांघाई और हांगकांग जो है आपको दबाव में नजर आ रहे हैं, यहाँ लाल में दिख रहे हैं, बाकी पूरा एशिया बढ़िया हारे में है। लेकिन अब सेटअप समझ लिया जाए, ये तो ग्लोब का हैंडओवर हो गया। हमारे अपने इंटरनल्स क्या कह रहे हैं उस पे आते हैं, उसके बाद फिर आज की इंडेक्सेस की अप्रोच पे। सेटअप कैसा लग रहा है? बिल्कुल, सेटअप पे आते हैं और सेटअप आज का सेटअप अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि आज थोड़ी सी सेलिंग आ गई है इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में। तो वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब भी थोड़ी सेलिंग आ जाए। खैर एफआईआईज ने इंडेक्स नॉर्मल कैश मार्केट में 2600 करोड़ सेल किया, एफआईडीआईज ने बाई किया 1800 करोड़। तो वो हमारा एज इट इज़ है, कोई इसमें खास दिक्कत है नहीं। और आपके बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे कुछ ही देर में, तो वो भी ठीक ठाक है। और जहाँ तक इंडेक्स फ्यूचर्स की बात है, करीब 300 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा एफआईआईज ने और 214 करोड़ के करीब स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा।
विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 114 करोड़ बैंक निफ्टी में बेचा और 225 करोड़ के करीब निफ्टी फ्यूचर्स में बेचा। तो बेसिकली सिस्टम में वापस अब थोड़े से शॉर्ट्स आए, ज़्यादा नहीं आए, थोड़े से ही शॉर्ट्स आए, लेकिन ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़े शॉर्ट्स भी काफ़ी हैं मार्केट को कवरिंग कराने के लिए। और इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। एक दिन की बड़ी बाइंग के बाद अब वापस हम थोड़े से सेल पे आ गए, 304 करोड़ की सेलिंग हो गई यहाँ पर। लॉन्ग कटे यहाँ पर 4300 के करीब, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी थी यहाँ पर। शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 250 के करीब शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। और लॉन्ग शॉर्ट जो था वो अब वापस 50 के नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 49.97%। टेक्निकली कहने को हम नेट शॉर्ट है मार्केट में, वैसे तो इवन स्टीवन है, लेकिन मामला इस समय मतलब वो किसी भी तरफ पलट सकता है, वो उस तरीके का मामला है। 50-50 नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट। इंडेक्स ऑप्शंस का जो आंकड़ा है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है FIS का। कल इन्होंने क्या किया है, कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट गलत बना है, उसको ठीक करें। कॉल शॉर्ट 0.24 है, 2.4 नहीं है, तो कॉल लॉन्ग 0.41 लाख है, कॉल शॉर्ट 0.24 है, पुट लॉन्ग -0.25 और पुट शॉर्ट 0.24। तो ये आंकड़ा जो है ना ये अच्छा है, ये एक तरीके से आपको बता रहा है कि सिस्टम में पुट्स अभी भी लिखे जा रहे हैं, जबकि मार्केट फ्लैट था तब भी पुट्स काफ़ी लिखे गए हैं सिस्टम में, और कॉल्स खरीदी जा रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। इंडिया विक्स 1.46% नीचे आया, पुट कॉल रेशियो 1.17 वर्सेस 1.31। तो वो जो सेटअप कंप्लीटली ओवरबॉट हो गया था, अब वो उतना ओवरबॉट नहीं रहा, तो इसके लिए मैं सेटअप को पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। बैन की जो मामला है वो बस थोड़ा दिक्कत वाला है। 19 स्टॉक्स बैन में हो गए हैं अब, क्योंकि कल 3 ऐड हो गए, बिरला सॉफ्ट, बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर, और बैन से बाहर हुआ बायोकॉन। तो ये एक्चुअली वो 2.4 लाख सही था, वो 0.24 नहीं था। कॉल्स कल काफ़ी बिकी हैं सिस्टम में, 2.4 लाख कॉल शॉर्ट हुई हैं, तो वो आंकड़ा सही था। तो आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। चलिए, समीकरण फिर बढ़िया है जब ग्लोब सपोर्टिव है और डेटा कह रहा है कि शायद कवरिंग के चांसेस हैं। मंदी के सौदे कटने से भारतीय बाजारों को शायद तूल मिलता हुआ नजर आए। ऐसे में कल की स्ट्रैटेजी एकदम, एक तो हमारे स्टॉप लॉसेस जस के तस बने रहे, लॉन्ग्स कैरी करने की बात थी, कॉन्फिडेंस था मार्केट्स में, कॉन्फिडेंस बना हुआ है 24,800 का, इवेंचुअली नए हाईस का, वो रह रहे कि कितनी बार बातचीत भी हुई है। तो पहले अब निफ्टी का अप्रोच, जब सारे, तो उस लिहाज से आप लोग इनकी ग्लोब की कमेंट्री, आपकी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री सेटअप को लेकर ये सब कह रही है कि उस लिहाज से काफी सदी शुरुआत है। ऐसी शुरुआत हुई तो लैच ऑन करना है, निफ्टी को नहीं करना है। 100% करना है, मैं तो ये कहूँगा। देखिए मार्केट में क्या होगा, आप एक अप्रोच लेंगे, उसमें आप एक ट्रेड लेंगे और एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, लग गया तो लग गया, बात खत्म। ये कहते हैं ना, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। तो वो वाली बात है, मतलब शॉर्ट तो आपको लेना पड़ेगा ना मार्केट में। तो इसके लिए मेरी अप्रोच ये रहेगी, पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस कर लेते हैं। 24,500 से 24,550 कल का लो और ऑप्शन का बेस, ये आपका जो फर्स्ट सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है ये। और बड़ा सपोर्ट आपका 24,390 से 24,425, इस जोन की आप अहमियत समझिए। यहाँ पर 3 मूविंग एवरेजेस हैं, 5, 10 और 20। 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पर इस 25 से 35 पॉइंट के जोन में है, तो इसके लिए ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब जो कल लॉन्ग कैरी कर रहे हैं वो क्या करें, वो एक स्टॉप लॉस लगा लें 24,500 का सिस्टम में, उसके साथ लॉन्ग बने रहें। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, 24,625 से 24,700 कल का हाई और ऑप्शन का जोन, यहाँ पर आपको पहली रेजिस्टेंस मिलेगी। और बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको, 24,800 से 24,850 चार्ट के हिसाब से। तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो गए। अगर बड़ा गैप अप नहीं मिला आपको तो खुलते ही खरीदें, 20-30 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है तो खुलते ही खरीदें। और ऐड करने का जोन होगा 24,450 से 24,550 का, ये आपके लिए एक अच्छी ट्रेड हो जाएगी। और एक टाइट स्टॉप लॉस रखें फ्रेश ट्रेड्स के लिए 24,390 का, सारे मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर जहाँ पर है उसका लोअर एंड 24,390। मुझे नहीं लगता कि वो लगेगा, लग गया तो बैड लक, लेकिन ट्रेड यही है सिस्टम में। अभी के लिए कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है, अगर स्क्रीन दिखाएगी तो उसको उस हिसाब से अप्रोच करेंगे। ये है निफ्टी का अप्रोच। निफ्टी बैंक आज सुबह चर्चा में था, दिक्कत में है। कल कमाई के अड्डे में ये मेंशन था कि बैंक निफ्टी में पोजीशंस कैरी करने से बचें। खैर, ये इस पॉकेट में लेकर लगातार क्वेश्चन का अंडरटोन तो बना ही हुआ है हमारा। क्या अप्रोच, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, इनके कुछ दिग्गज वैसी हरकत में होंगे, क्या करना है निफ्टी बैंक में? निफ्टी बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या है, अभी भी 10 और 20 डेमा जो है ना वो उससे थोड़ा सा अभी भी जूझ रहा है यहाँ पर। और फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपकी 50,400 से 50,500, यहाँ पर 10 डेमा है।
और उसके बाद 50 750 से 50 800, यहाँ पर 20 और 50 दो मूविंग एवरेजेस। तो बेसिकली 3 मूविंग एवरेजेस हैं। निफ्टी में जो आप इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में उसका ऑपोजिट है, आप उसी 3 मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं। ये फ़र्क है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और ये फ़र्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा 50 200 से 50 300, कल का लो है यहाँ पर, और ऑप्शन के हिसाब से बड़ा सपोर्ट है 49,900 टू 50,000, जो है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहाँ पर आपने कई बार सपोर्ट लिया पिछले 2 हफ्ते में। निफ्टी बैंक को स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें आशीष। निफ्टी बैंक में कोई भी ट्रेड कैरी करना मतलब होगा लॉटरी, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि ना करें आप, और इस रेंज के अंदर ट्रेड करें। अच्छा, ये टेंटेटिव लेवल्स बता रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लेवल आती कूद पड़े आप। 50-200 के आसपास बाय का अच्छा जोन है, और 50-600 के आसपास सेल का अच्छा जोन है। लेकिन जो भी ट्रेड आप लें, बाय या सेल, वो स्क्रीन देख कर लें। ऐसा नहीं है कि 50-200 आते ही ले लिया। 50-200 पे अगर दिख रहा है आपको कि सपोर्ट ले रहा है इंडेक्स, तब खरीदें वहाँ पर। सिमिलरली 50-600 आते ही इसका मतलब ये नहीं कि बस सिस्टम में सेल ऑर्डर डाल दें। 50-600 पर अगर आपको दिखे कि नहीं, उसको नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं हम, तो वहाँ पर सेल ट्रेड इनिशिएट होगी। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है बैंक निफ्टी में, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है, मतलब ये विद इन दिस रेंज, लेकिन थोड़ा सोच कर समझ कर उसके हिसाब से ट्वीट करें। बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक का आज हो गया मंगलवार के मंगल दिन का अप्रोच। सीएनबीसी वास का पैनल भी स्क्रीन पर रेडी हो रहा है, सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे कुछ देर में, लेकिन पहले कुछ सर्टल हिंट्स वैसे मेरे पास हैं, मैं बताता हूं। पहले बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। HCL टेक की चर्चा के टाइम आपने कहा था अपन बिग स्टॉक में डिस्कस करेंगे, जोमेटो कहा था आगे डिस्कस करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं सब बिग स्टॉक्स की कड़ी में आ गए हो। हाँ, सब है बिग स्टॉक्स में। क्या क्या? जोमेटो से स्टार्ट करेंगे ठीक बात। पहले, ठीक है। पहले तो जोमेटो का आप कल का चार्ट लेकर आइए। देखिए, कल का जो जोमेटो का चार्ट है ना, वो रिटेल के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं अपने वर्ड्स मिस नहीं करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है, एक रिपोर्ट आती है, सब पॉजिटिव हो जाते हैं, उसके बाद स्टॉक डे लो पर बंद होता है, और उसके बाद ये ब्लॉक डील आ जाती है। अब हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, और ना मैं किसी को कह रहा हूँ कि भाई आपने कुछ जानबूझ के गलत किया है, लेकिन हुआ तो सही ना। जैसे रिटेल के साथ भद्दा मजाक, भाई जिसने 276 पे 280 पे कल खरीद लिया, आज उसको अगर स्क्रीन पर 250 दिख जाएगा एक ही दिन के अंदर, तो एक ही दिन में 10% तो चला गया ना। अब कहने को आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू है, रखिए, बिल्कुल है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में फिर भी पैसा बन जाए, हो सकता है 350-400 फिर भी दिखा दे जोमेटो आपको। लेकिन एनीवे, द पॉइंट मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि थोड़ा सा ऐसे में मन खराब होता है। खैर, ब्लॉक डील 2% की है, $556 मिलियन, और फ्लोर प्राइस 251। अब देखते हैं कि खरीद कौन रहा है और विंडो में हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर तो ये डील अगर विंडो में नहीं हुई ना आशीष, तो स्टॉक में टॉप बन गया, फिर कुछ टाइम के लिए टॉप बन गया। अगर विंडो में नहीं हुई, अगर विंडो में हो गई, तो फिर स्टॉक भागेगा, और फिर आपको कल का हाई भी क्रॉस कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर विंडो में हो जाती है तो मतलब लीकेज नहीं है और लोग खरीदने को तैयार है। तो ये हो गया एक। वैसे कल रामदेव जी ने भी कहा था कि उन्होंने भी थोड़ा सा बुक किया है जोमेटो में, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा बुक कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब ये इन लेवल्स पर उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा जितना 80 90 100 पे था जब हम पॉजिटिव हुए थे यहाँ पर। दूसरा, सिंस आपने HCL टेक की बात की है, HCL टेक मैं ग्रीन ले रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ तो उसके बाद सेल नहीं करना है आपको, और कंटिन्यूटी रहने की बात मॉर्गन स्टैनली कर रहा है, उन्होंने टारगेट भी अच्छे दिए हैं यहाँ पर। और जो जिनको बनाया गया CFO वो कौन है? शिव वालिया, जो 1998 से कंपनी के साथ है। तो कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं है ना कि बाहर से लाके किसी को बिठा दिया, और तो वो सारे के सारे फंक्शंस जानते हैं, तो इसके लिए ट्रांजिशन एकदम स्मूथ होगा। कोई मुझे लगता नहीं कि इसमें दिक्कत होगी। तो अगर सेंटीमेंट नेगेटिव की वजह से अगर स्टॉक नीचे गिरे, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको शायद बाइंग के मौके ही ढूंढने चाहिए। BPCL मैंने कल भी लिया था, BPCL मैं आज भी ले रहा हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में सबसे बेस्ट पोजीशन स्टॉक BPCL है। ऑब्वियसली फिर क्रूड नीचे आया, कल देखिए डे हाई पर बंद हुआ 3.5% ऊपर, 78 के नीचे। वैसे तो सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन BPCL बेस्ट है। और रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन दोनों अब इनके नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ, सुपर नॉर्मल नहीं है, लेकिन नॉर्मल हो रहे हैं दोनों के दोनों। तो ये एक अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। और एक आज सुबह सुबह एक UBS की एक और रिपोर्ट आई है, वो वायर स्टॉक्स पर, उसमें पॉलीकैब मुझे अच्छा लगा। पॉलीकैब में उन्होंने 8550 का टारगेट दिया, और 8550 स्टॉक इस समय 6600 पर है। इसके लिए उनका ये मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, और ट्रिगर्स काफ़ी हैं यहाँ पर। इसके लिए ये हमारे आज के हो गए बिग स्टॉक्स। रखिए इन सारे स्टॉक्स रडार पे, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, इन पे आगे और डिस्कशन करेंगे। पर कोई जोमेटो उस लार्ज ट्रेड के बीच, कोई पॉलीकैब वो बढ़िया थम्स अप वाली रिपोर्ट, अग्रेसिव
प्राइस टारगेट्स के बीच। कल भी ऑयल एंड गैस की सुबह चर्चा हुई थी, इस पॉकेट में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। आज भी BPCL बिग स्टॉक्स की कड़ी में शुमार और HCL टेक CFO का रिजनेशन हो, लेकिन गिरावट में बिकवाली करने का मन ना बनाइएगा। हो सकता है स्टॉक दिन के दौरान एक्चुअली रिकवर कर रहा हो क्योंकि ट्रांजिशन स्मूथ है। ओके बढ़िया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।